वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का जीएस सो इजी में। मैं हूं कबीर सर। पिछले 16 वर्षों से अब जैसे अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 10 वर्ष पूर्व सिलेक्शन हुआ और अब सिलेक्शन के 10 वर्षों के बाद अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को आपके साथ साझा करने के लिए यूट्यूब पर आया हूं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स चल रहा है, जहां हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के सभी चैप्टर्स को क्रैश कोर्स मोड में देखेंगे और बहुत जल्द फाउंडेशन कोर्स भी इंडियन ज्योग्राफी का आएगा। तो आज का टॉपिक है रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियां। भारत की नदियों को हम दो समूहों में विभाजित कर सकते हैं। भारत की अधिकांश सदावर्ती नदियां ये हिमालय से निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। इसी तरह दक्षिण भारत में भी कई प्रमुख नदियां निकलती हैं, जिनका स्रोत दक्षिण भारत में स्थित छोटी पहाड़ियां या पठार होते हैं। तो ऐसे में हम संपूर्ण भारत की नदियों को दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, ऐसी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, जिसे हम उत्तर भारत की नदियां भी कहते हैं, और दूसरा, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो हम सबसे पहले पहले समूह की नदियों को देखते हैं, हिमालय की नदियां या उत्तर भारत की नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम तीन नदी तंत्रों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सिंधु नदी तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम। दूसरा है गंगा नदी तंत्र या गंजेटिक रिवर सिस्टम। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र से। और जैसा नाम ही क्लियर है, इस पूरे तंत्र की, इस पूरे रिवर सिस्टम की जो सबसे प्रमुख नदी होगी वो सिंधु नदी होगी। ये सिंधु नदी चाइना में जो कैलाश पर्वत है उसी के पास एक झील है, मानसरोवर झील, उसी के पास से निकलती है। याद रखना है, पास से निकलती है, ये उस झील से नहीं निकलती है। तो कहां है ये झील? तो ये झील यहां पर है, ये मानसरोवर है और इसी के पास से ये नदी निकलती है, लद्दाख जाती है, जम्मू कश्मीर जाती है और फिर ये पाकिस्तान में जाके कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका ज्यादातर हिस्सा सिंधु नदी का पाकिस्तान में है। इसकी 2900 किलोमीटर लंबाई में से केवल 700 किलोमीटर भारत में लद्दाख और जम्मू कश्मीर से ये फ्लो करती है। कुछ हिस्सा इसका चाइना में भी है, लेकिन अधिकांश हिस्सा लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास ये पाकिस्तान में फ्लो करती है। तो यहां पर कुछ मामूली एग्जाम के प्रश्न आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से, या अगर ऑप्शन में मानसरोवर झील नहीं है तो कैलाश पर्वत। कुल लंबाई, लंबाई को लेकर विवाद है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में 2900 है, हम 2900 मानेंगे। लेकिन यहां पर एक प्रश्न है कि भारत में केवल 700 किलोमीटर। अब अगर देखा जाए तो इनकी कई प्रमुख
सहायक नदियां हैं। अगर सबसे पहली प्रमुख सहायक नदी देखा जाए तो वो तो आपको लद्दाख में ही मिल जाएगी। तो यहां लद्दाख में हमें इसकी पहली प्रमुख सहायक नदी मिलती है, जिसका नाम है श्योक। तो श्योक नदी जो है ये ये सिंधु है, इंग्लिश में इंडस। श्योक इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ये लद्दाख की प्रमुख नदी है। इसके बाद झेलम नदी है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाने के बाद पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद चेनाब नदी है। ये चेनाब नदी भी जाकर झेलम में मिल जाती है। चेनाब नदी के बाद रावी नदी है, और रावी नदी के नीचे इसी मानसरोवर झील के पास से एक और बहुत बड़ी सहायक नदी निकलती है, सतलुज नदी। ये प्रमुख नदियां हैं सहायक, 5 बड़ी बड़ी हैं सहायक नदियां: श्योक, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज। लेकिन सतलुज काफी बड़ी नदी है, और ऐसे में इसकी भी एक बड़ी ही प्रमुख सहायक नदी है ब्यास। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की जान है। यही ब्यास और सतलुज का जहां संगम होता है, इसी स्थान को हम हरीके कहते हैं। और एग्जाम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसी हरीके से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी कैनाल, जो राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों को पानी देती है। अब आइए पीपीटी में इनको देखते हैं। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में श्योक हम लोग ने देखा। जनरली आपको इसकी सभी नदियों की मैंने लंबाई दी है, लेकिन आपको इनकी लंबाई याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अधिक से अधिक इनका क्रम आप याद कर सकते हैं। लंबाई के अनुसार इनको घटते क्रम में लगाने को परीक्षा में दे सकता है। तो श्योक लद्दाख की नदी है। इसके बाद झेलम हम लोग ने देखा, 725 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के ही वेरीनाग से निकलती है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही प्रमुख पहाड़ी दर्रा है, बारालाचाला, वहां से निकलती है। रावी नदी, ये भी हिमाचल प्रदेश में मनाली के पास जो रोहतांग दर्रा है वहां से निकलती है। और सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलती है, और सतलुज की ही सहायक नदी ब्यास है। यहां एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो अगर लंबाई की बात करें तो सबसे ज्यादा लंबाई सतलुज की है। इसके बाद चेनाब की है, फिर झेलम की, और इसी से थोड़ा सा कम रावी नदी की है। तो किलोमीटर अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा, तो आप कम से कम इनका क्रम याद रखें। यही सिंधु नदी तंत्र है। लेकिन अब हम अपने एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट नदी तंत्र में आते हैं, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र अगर देखा जाए तो ये गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड में। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल होते हुए फरक्का के पास ये बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में इसकी कुल लंबाई लगभग 120 किलोमीटर है, और वहां इसको पद्मा नाम से जानते हैं। गंगा की कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, कहीं कहीं 2525 भी दिया है। सबसे पहले गंगा के जो प्रमुख कुछ तथ्य हैं उनको देखें। हम लोग ने देखा कि इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर या
2525 किलोमीटर है और ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों की नदी है। बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। गंगा नदी का स्रोत गोमुख है। ज्यादातर लोग कहते हैं गंगोत्री है, लेकिन नहीं, गंगोत्री से भी लगभग 15 किलोमीटर आगे जो ग्लेशियर है, मेन ग्लेशियर, वो गोमुख है। लेकिन यहां जो गंगा नदी निकलती है, इसको हम गंगा नदी नाम से नहीं जानते हैं, इसको हम भागीरथी नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही ये नीचे बढ़ती है, मैदान की तरफ जाती है, तो एक स्थान आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में इस भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी का संगम होता है। ये दोनों ही उत्तराखंड की बहुत ही प्रमुख नदियां हैं और अलकनंदा नदी जो है ये भागीरथी से भी काफी लंबी है। इसी के तट पर पंचप्रयाग भी है। उत्तराखंड पीसीएस देंगे तो पूछता है विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, इस तरह के देवप्रयाग, 5 प्रयाग हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। रुद्रप्रयाग। और जब इनका संगम होता है देवप्रयाग में, तो इसी के बाद तब ये गंगा नाम अस्तित्व में आता है। तब इन नदियों को हम गंगा नाम से जानते हैं। इसका मतलब देवप्रयाग के पूर्व गंगा नाम की कोई भी नदी नहीं है, या भागीरथी है या अलकनंदा है। एग्जाम का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन एग्जाम का एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी तक गंगा पहाड़ों पर है, कहां पर ये मैदान में प्रवेश करेगी। तो ये भी एक एग्जाम का इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। हरिद्वार जब आप जाएंगे तो देखेंगे पीछे आपको पहाड़ दिखेंगे और सामने समतल मैदान दिखेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी यही है कि पश्चिम बंगाल के फरक्का में ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। वहीं पर एक बैराज भी बनाया गया है, थोड़ा सा विवादास्पद बैराज है, इसे फरक्का बैराज नाम से ही जाना जाता है। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है एग्जाम का कि बांग्लादेश में इसको गंगा नाम से नहीं बल्कि पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा भारत की लाइफलाइन है। अगर भारत के अंदर बहने वाली नदियों में देखा जाए तो यह सबसे लंबी नदी है और ऐसे में इसकी सैकड़ों सहायक नदियां हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बराबर पूछ रहा है, जिनमें सबसे पहले है यमुना नदी। यमुना नदी को अगर देखा जाए तो यमुना गंगा के ही पास से निकलती है और फिर ये समानांतर चलते हुए प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। तो ये गंगोत्री है और ये यमुनोत्री है। तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, ये एक छोटा सा प्रश्न है, जानना चाहिए कि यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है, एग्जाम में पूछना नहीं चाहिए। और ये यमुनोत्री से निकलती है जो कि ठीक गंगोत्री के बगल में है। मैप में बगल में ही दिखेगा, लेकिन रास्ता दुर्गम है तो टाइम लगता है। और इन दोनों का संगम प्रयागराज में होता है। लेकिन एक बड़ी खास बात यह है कि यमुना नदी या गंगा नदी, ये सब गंगा नदी तंत्र की नदियां हैं जो कि हिमालय नदी तंत्र का पार्ट है। लेकिन यमुना की कई प्रमुख सहायक नदियां प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं, जिनमें प्रमुख है चंबल, बेतवा, के बीच में सिंध भी है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, बेतवा, और इसके बाद केन नदी। तो ये 3 प्रमुख नदियां हैं, लेकिन इनका स्रोत क्या है? विंध्य पर्वत है। और हम लोग ने पढ़ा था कि विंध्य पर्वत प्रायद्वीपीय पठार की एक पहाड़ी है। तो इसका मतलब ये चंबल, ये बेतवा, ये केन, ये नदियां भले ही गंगा नदी तंत्र या हिमालय नदी तंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन इनका स्रोत याद रखना है प्रायद्वीपीय पठार में है। प्रायद्वीपीय पठार की विंध्याचल
पहाड़ी में है। ठीक है, तो यहां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस गंगा नदी तंत्र की कौन सी नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं? विंध्य पर्वत से। ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, लेकिन ये डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं मिलती है। इनका जल पहले यमुना में आता है और यमुना के बाद गंगा में। लेकिन एक ऐसी नदी भी है जो डायरेक्ट प्रायद्वीपीय पठार से निकलने के बाद गंगा में मिलती है, और ये नदी कौन है? ये नदी है सोन नदी। ये सोन नदी है जो कि सतपुड़ा का ही, आपको याद होगा मैंने बताया था कि मैकाल पर्वत एक है। ये मैकाल पर्वत क्या है? याद होगा आपको, मैंने बताया था अगर ये विंध्य पर्वत है तो इसी के नीचे क्या था? सतपुड़ा था, और सतपुड़ा पूर्व में जाकर दो छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित हो गया था। तो ऐसे में यही जो पहाड़ी है मैकाल, इसी मैकाल की जो चोटी है पर्वत, ये अमरकंटक है। और इसी अमरकंटक से ये सोन नदी निकल रही है। बाद में हम लोग देखेंगे कि इसी अमरकंटक से नर्मदा नदी भी निकलेगी। तो सोन नदी आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा कुछ प्रश्न पूछते हैं उसमें एक ये है कि सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से, जो कि मैकाल पर्वत का पार्ट है। इसके बाद हम आते हैं घाघरा नदी पे। घाघरा नदी नेपाल के भी पार से निकलती है और छपरा में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसका भी स्रोत मानसरोवर झील के पास है। नदी उसमें से नहीं निकलती झील से, लेकिन उसके पास से निकलती है। इसकी भी कई प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक नदी इसमें ऐसी है जो भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, यह है काली नदी। ये भी घाघरा में जाकर मिल जाती है। और एक राप्ती नदी भी है, ये भी घाघरा की एक प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो यहां घाघरा से कई प्रश्न है। मानसरोवर झील के पास से निकलती है। इसी को उत्तर प्रदेश में सरयू नाम से भी जानते हैं, अयोध्या इसी के तट पर। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में काली नदी है और राप्ती नदी। इसके तट पर एग्जाम में पूछा कौन सा शहर है? गोरखपुर शहर है, ये बसा है। इसी काली नदी को उत्तराखंड में काली कहते हैं, लेकिन जब ये यूपी में आती है तो शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। और आप जानते हैं एग्जाम में यूपी पीसीएस का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है? तो यही शारदा सहायक तंत्र है। इसके बाद गोमती है। एग्जाम का एक प्रश्न है कि इसमें गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं पहाड़ियों से निकल रही हैं, ऊंचे पठार से निकल रही है, लेकिन केवल एक ही नदी ऐसी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, और यह नदी गोमती है, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से निकलती है। इसके बाद गंडक नदी। इसका भी अगर हम स्रोत देखें तो कहां है? नेपाल में है, और यह भी जाके पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यह भी बाढ़ प्रभावित है। और याद रखना है कि घाघरा भी, जो अभी हम लोग ने देखा, घाघरा भी क्या है? एक बाढ़ प्रभावित, फ्लड प्रोन नदियां हैं। गंडक के ही पूर्व में जाने पर हमें कोसी नदी मिलती है। ये गंडक है, ये कोसी नदी है। कोसी नदी भी गंडक की तरह नेपाल से निकलती है
और एग्जाम का यहीं पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल बर्बादी होती है, और इसीलिए इसे बिहार का शोक, सॉरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। जब गंगा, अभी हम लोग ने देखा कि बांग्लादेश चली जाती है, लेकिन जाने के पूर्व इसकी एक शाखा इंडिया में ही रह जाती है। इसकी एक शाखा, ये गंगा आई, बांग्लादेश चली गई, लेकिन बांग्लादेश जाने के पूर्व यही फरक्का के पास एक नदी निकलती है, और यही नदी क्या है? यही हुगली नदी है। और इसी हुगली में एक और सहायक नदी आके मिलती है। जब हुगली नदी सागर में मिलने वाली होती है, तो यहीं से दामोदर नदी भी आती है और इस हुगली नदी में मिल जाती है। इसका मतलब हुगली, जिसे भागीरथी भी कहते हैं अपर रीचेस में, ये हुगली छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और इसकी प्रमुख सहायक नदी ये दामोदर है। पूर्व में दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता था, लेकिन जब से इस पर कई डैम्स बन गए हैं, तो अब ये वरदान साबित हो गई है झारखंड और बंगाल दोनों के लिए। तीसरा नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। जो मेन नदी है शांगपो, ये भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और एक लंबा रास्ता तय करके ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में इंटर करने के बाद ये असम से होते हुए ये भी बांग्लादेश चली जाती है। तिब्बत में या चाइना में इसे शांगपो के नाम से जानते हैं। अरुणाचल में इसे दिहांग नाम से जानते हैं। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जानते हैं। जो हम यमुना को जमुना कहते हैं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी कहते हैं। इनकी अगर प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, तो उत्तर दिशा से कई प्रमुख सहायक नदियां आती हैं, जैसे कि मानस है, कामेंग है, हंस, सुबनसिरी है। इसके अलावा यहीं पर एक तादिया के पास दिबांग और लोहित नदी भी आके इसमें मिलती है। इसी तरह दक्षिण से या लेफ्ट हैंड से भी एक इसकी प्रमुख सहायक नदी आती है, जिसे धनसिरी कहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, और याद रखना है कि सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की तरह इसका भी स्रोत मानसरोवर झील के पास से है, और यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है, सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है। तिब्बत में याद रखना है इसको शांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में धुबरी, असम में ब्रह्मपुत्र, और धुबरी के निकट ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में फिर इसको जमुना नाम से जाना जाता है। लोहित, दिबांग, दिहांग, कामेंग, मानस, संकोश, सुबनसिरी, धनसिरी, ये सब इनकी प्रमुख सहायक नदी है, जिसमें से धनसिरी क्या है? ये बाएं ओर से आती है, लेफ्ट हैंड। बाकी सभी जो है, बाकी सभी क्या है? ये राइट हैंड से आकर मिलती है। तो हम लोगों ने तीनों नदियों को देख लिया है। हिमालय नदी तंत्र हो गया है। अब हम अपने सेकंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो सेकंड पार्ट है, ये है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। लेकिन उसके पहले देश का संदेश, हम सबका संदेश है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिटिया को बचाना है,
कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकना है, बंद करना है, और बिटिया को भी बेटे के साथ खूब पढ़ाना है, बहुत पढ़ाना है। चलिए अब हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अगर देखा जाए तो मेन जो प्रायद्वीपीय भारत का पर्वत है, आपको याद होगा हम लोग ने पढ़ा था, पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, सह्याद्री है, और इसी सह्याद्री से दोनों तरफ नदियां निकलती हैं, इधर भी निकलती है, इधर भी निकलती है। तो ऐसे में ये सागर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर, अरेबियन सी। तो हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, अरब सागर में या पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां, और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली या पूर्व की ओर जाने वाली नदियां। पहले हम देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अगर देखा जाए तो इनकी सबसे प्रमुख नदी जो है, सबसे पहली जो नदी है, प्रमुख तो नहीं कहूंगा, सबसे पहली नदी लूणी नदी है। लूणी नदी अरावली से निकलती है, और सबसे खास बात है कि ये एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी सागर में नहीं गिरती है। ये जाके इस कच्छ में समा जाती है, और इसीलिए कच्छ पूरा एक दलदली क्षेत्र है, क्योंकि यहां पानी की निकासी नहीं है। तो लूणी नदी से तीन क्वेश्चन है, कहां से निकलती है? अरावली पर्वत से। कहां जाती है? कच्छ में समा जाती है। और इसका पानी कैसा है? तो याद रखना, इसका पानी पीने योग्य नहीं है, लवणीय है, सैलाइन है, खारा है। इसी अरावली से साबरमती नदी भी निकलती है। यहीं पर एक खाड़ी है जिसे खंबात की खाड़ी कहते हैं। साबरमती नदी से भी तीन प्रश्न, ये भी अरावली से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। और एग्जाम में यह भी पूछा है कि भारत का कौन सा प्रमुख शहर इसके तट पर है? तो अहमदाबाद इसके तट पर है। इसके अलावा एक और नदी, माही नदी, भी इसी खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये माही नदी, ये साबरमती हो गया, ये माही नदी हो गई। ये माही नदी विंध्य पर्वत से निकल रही है, और एग्जाम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहीं से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये माही नदी कर्क रेखा को दो बार काट रही है, एक बार यहां काट रही है और एक बार यहां काट रही है। विश्व के संदर्भ में पूछता है कौन सी नदी इक्वेटर को दो बार काटती है? तो कांगो नदी। कौन सी मकर रेखा को काटती है? लिम्पोपो नदी। और तीसरा यह है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को काट रही है, विशेष तौर से भारत में? माही नदी। माही नदी भी विंध्य पर्वत से निकलने के बाद खंबात की खाड़ी में गिर रही है। तो ये तीन छोटी छोटी नदियां हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। लेकिन उसके पहले यह भी जानना है, जितनी भी नदियां अरब सागर में गिर रही हैं, ये सब एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कोई भी नदी हो, एग्जाम में देगा, चार नदियां देगा, उसमें से एक नदी अरब सागर में गिरने वाली देगा, और आपसे पूछेगा कि इसमें एस्चुरी का निर्माण कौन करता है। तो एस्चुरी क्या है? देखिए, जब नदी सागर में मिलने के पूर्व कई शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, वैसे डिटेल में मैं इसको आपको आगे फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाऊंगा, तो ये डेल्टा है, तब इसको डेल्टा कहते हैं। लेकिन जब नदी सीधे जाके सागर में मिल जाती है, तो यही क्या है? यही एस्चुअरी है। तो अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां, खासतौर से एग्जाम में नर्मदा और ताप्ती पूछेगा, तो याद रखना डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का। लूणी नदी हम लोग ने देखा अरावली से निकलती है, कच्छ में समा जाती है, और इसका जल लवणीय है, सैलाइन है। साबरमती नदी से भी हम लोग ने तीन प्रश्न देखे। अरावली से यह भी निकलती है लूणी की तरह, लेकिन इसका पानी पीने योग्य है, लवणीय नहीं है। यह भी खंबात की खाड़ी में गिर रही है, कई अन्य नदियों की तरह। और अहमदाबाद
इसका प्रमुख शहर है। माही नदी से हम लोग ने देखा विंध्य पर्वत से निकलती है, ये भी साबरमती की तरह खंबात की खाड़ी में गिरती है। और एग्जाम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, ये कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है। कौन सी नदी लवणीय है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कच्छ में कौन समा जाती है, सागर में नहीं गिरती है, लूड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। माही में मेनली, अरे ये माही में कर्क रेखा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से निकलती है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम नर्मदा नदी पे। मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक पर्वत है सतपुड़ा, और सतपुड़ा ही आगे जाके 2 छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित होगा। इसमें एक मैकाल है, ये महादेव है, और मैकाल की ही सबसे ऊंची पर्वत चोटी अमरकंटक है। देखिए ये विंध्य पर्वत है, ये सतपुड़ा है। और जब मैं बताऊंगा आगे ब्लॉक पर्वत पढ़ाऊंगा, ब्लॉक पर्वत के बीच में एक भ्रंश होता है। जब 2 पर्वत उठे होते हैं और बीच का हिस्सा धंस जाता है, तो इसी को ही भ्रंश कहते हैं। इंग्लिश में इसी को ही रिफ्ट वैली कहते हैं। तो 2 पर्वत हो गए, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा, और इसके बीच में एक रिफ्ट वैली है। ये नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलने के बाद इसी रिफ्ट वैली से होते हुए ये भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यहां 3-4 बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। पहला कि कहां से निकल रही है नर्मदा, अमरकंटक से। दूसरा, इन 2 पर्वतों के बीच से नर्मदा नदी बहती है, विंध्य और सतपुड़ा। और कौन सी नदी भ्रंश से रिफ्ट वैली से गुजरती है, यह भी नर्मदा। भरूच के पास जाके ये खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिर जाती है। तो कुछ यहां प्रमुख प्रश्न हम लोग ने देखे नर्मदा के बारे में। और याद रखना है कि अरब सागर में गिरने वाली ये सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, मैक्सिमम है। अमरकंटक से निकल रही है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच से गुजरती है, वो भी एक भ्रंश से, रिफ्ट वैली से, फ्लोइंग बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा। ताप्ती नदी पर आते हैं। हम लोग ने ये देखा कि ये नर्मदा है, नर्मदा के नीचे सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा के ही नीचे ताप्ती नदी है। तो एग्जाम का ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। मैंने बताया था आपको, सतपुड़ा पर्वत है। या कौन सी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में फ्लो कर रही है, तो ताप्ती नदी कर रही है। ये एमपी के मुल्ताई से निकलती है, और ये भी साबरमती, माही, नर्मदा की तरह ही खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। क्योंकि इसके बाद अब पश्चिमी घाट शुरू हो जाता है, और इसलिए अब अरब सागर में कोई भी बड़ी नदी, कोई भी लंबी नदी नहीं हो है। सबकी लंबाई बहुत कम है, कुछ की तो 15-20 किलोमीटर ही है। लेकिन इनमें से भी 3-4 ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है, केवल राज्य पूछेगा। एक है मांडवी और जुआरी, 2 नदियां हैं, गोवा की प्रमुख नदियां हैं। कर्नाटक में अरब सागर में गिरने वाली जो सबसे प्रमुख नदी है, ये शरावती है। यहां पर एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के टॉप 10 सबसे ऊंचे जलप्रपात वाटरफॉल में से एक जोग फॉल या गरसुप्पा फॉल, यह और कुछ नहीं है, यह शरावती नदी ही है। शरावती नदी जब पश्चिमी घाट से अचानक से गिरती है लंबवत, वर्टिकली, तो ये वाटरफॉल का निर्माण करती है, और यही जोग फॉल है। इसी तरह पूछा है कि पेरियार, छोटे एग्जाम में पूछेगा कि पेरियार किस राज्य की प्रमुख नदी है, तो याद रखना है कि यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। लेकिन अगर आप मेरी और भी क्लासेस चाहते हैं तो मेरे चैनल जीएस सो इजी के होम पेज पर जाएं, यहीं पर एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें ये क्रैश कोर्स की क्लास, शॉर्ट्स की क्लास, इसमें ज्योग्राफी एमसीक्यू की, फिजिकल ज्योग्राफी के 26 क्लासेस हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू के, वो क्लास मिलेगी। और यहीं पर आपको बायोलॉजी एमसीक्यू जो कि चल रहा है रात में 10 बजे, बायोलॉजी एमसीक्यू भी आपको चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का सेकंड पार्ट देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, रिवर्स ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल।
इसमें जो सबसे प्रमुख है गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी ये भी क्या है, इसी पश्चिमी घाट से निकलती है और निकलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर इसकी शाखाओं की बात करें तो इसकी भी कई प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें ये मंजरा है। मंजरा के बाद ऊपर से आती है ये पेनगंगा, ऊपर से आती है वेनगंगा, और उड़ीसा की तरफ से आती है इंद्रावती। तो ये सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, और इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, जो कि नासिक के निकट त्र्यंबक पठार से निकलती है। प्रमुख सहायक नदियों में हम लोग ने देख लिया वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती और मंजरा, जिसमें से जो मंजरा है यही एक इंपॉर्टेंट राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, जो कि दाहिने हाथ से आके मिल रही है। बाकी सब, चाहे पेनगंगा हो, चाहे वर्धा हो, चाहे वेनगंगा, इंद्रावती, सब बाएं हाथ से आ रही है। इसी के नीचे अगर हम देखें तो कृष्णा नदी होगी। यह भी पश्चिमी घाट से महाबलेश्वर के पास से निकलती है, और जहां गोदावरी जाके बंगाल की खाड़ी में मिली है, यह भी मिल जाती है। इसकी सबसे प्रमुख लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी जो है वो भीमा है, लेकिन इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी जो है ये तुंगभद्रा है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना नदी के तट पे हुई थी, हम्पी यही थी। इसके अलावा घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना, ये सब भी कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। गोदावरी के बाद ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, महाबलेश्वर से निकलती है। भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना और तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तुंगभद्रा सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के तट पर क्या था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यूपीएससी लेवल में जाएंगे तो तुंगभद्रा की भी एक सहायक नदी है, हगारी नदी, यूपीएससी में पूछा है। अब आते हैं उड़ीसा में। महानदी उड़ीसा की प्रमुख सहायक नदी, इसका स्रोत बस्तर पठार में है, सिहावा, और कई इसकी भी प्रमुख सहायक नदी होंगी। तो ये महानदी है, और महानदी में देखेंगे तो अमरकंटक के पास से इसकी एक सहायक नदी आती है, हसदेव। नीचे से इधर से एक आती है शिवनाथ, और इसके अलावा देखेंगे ओंग है, तेल है। ये सब क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी इसमें हसदेव है। याद रखना है कि ये अमरकंटक के पास से निकलती है। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा है कि कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकल रही है, तो सोन और नर्मदा तो है ही है। एक ऑप्शन महानदी देता है और दूसरा ताप्ती भी देगा, तो ताप्ती हो जाएगा क्योंकि महानदी भी नहीं निकलती है, लेकिन हाँ इसकी सहायक नदियां वहां से निकलती है। इसके बाद कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। यह विवादित है। कर्नाटक और तमिलनाडु में इसके जल को लेकर बड़ा विवाद रहता है, हमेशा रहता है, और यह भारत की सर्वाधिक दोहन वाली नदी है। कावेरी नदी सबसे ज्यादा इसका पानी उपयोग किया जाता है, यहां तक कि जब यह सागर में मिलती है तो इसमें पानी ही नहीं रहता है। इसके अलावा अगर देखा जाए दो और छोटी छोटी नदियां हैं, सुवर्ण रेखा छोटा नागपुर पठार से निकलती है, झारखंड और बंगाल की एक प्रमुख नदी है। एग्जाम का एक प्रश्न पूछा है कि जमशेदपुर टाटा नगर किस नदी के तट पर है, इसी सुवर्ण रेखा से है, जो कि रांची के पास से निकलती है। इसी तरह ब्राह्मणी भी है, ये भी
झारखंड और उड़ीसा की प्रमुख नदी है, इसका भी डेल्टा महानदी के डेल्टा के साथ ऑलमोस्ट मर्ज हो गया है, जिस तरह कृष्णा और गोदावरी का मर्ज हो गया है। और नेशनल वाटरवे नंबर 5 जो है ये इसी के डेल्टा में स्थित है। तो ये हम लोगों ने संपूर्ण भारत की प्रमुख नदियों को देखा है। लेकिन अगर आप मेरी डेली क्लासेस लगभग चाहते हैं तो आप हमारे चैनल जीएसओ इजी को सब्सक्राइब करें, जहां हम लोग लाइव आते हैं मंडे टू सैटरडे डेली रात में 10 बजे। आज नहीं आएंगे शनिवार को, क्योंकि आज ये स्पेशल क्लास चलेगी इंडियन ज्योग्राफी की, शाम को आप देख ही रहे हैं चल रही है 6 बजे। लेकिन कल एक बड़ी जोरदार क्लास है। कल रविवार को सुबह 9 बजे मैं संपूर्ण केमिस्ट्री के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, 2 से 3 प्रश्न बस, और सभी एग्जाम में आते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को 10 दिन 15 दिन केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में हम ये 100 प्रश्न करेंगे और आप देखेंगे कि पिछले 25 वर्षों से कोई भी एग्जाम हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में यही बार बार रिपीट करते हैं। तो हम कल सुबह रविवार को 9 बजे इस लाइव क्लास में आएंगे। ये क्लास लाइव होगी, इसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। संपूर्ण केमिस्ट्री इन वन क्लास विथ 100 एमसीक्यूज फॉर ऑल एग्जाम। तो अभी के लिए इतना ही। अगर क्लास जोरदार लगी है तो इसको लाइक करना है, लेकिन लाइक से भी ज्यादा इनको आप अपने जैसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बीच बीच में क्लासेस शेड्यूल के अलावा भी मैं अपलोड करता हूं, तो अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपको ये क्लास मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और केवल सब्सक्राइब नहीं करना है, इस बेल आइकन को भी हिट करके नोटिफिकेशन को ऑल पर टिक कर देना। तो अभी के लिए इतना ही। विनती करता हूं ऊपर वाले से कि आप सभी को जल्दी से आपके लक्ष्य में और आपकी परीक्षा में सफल करें। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अच्छा हाँ, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे अपनी मेरी पहली मैराथन क्लास में। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।